हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी अभी आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो 11 अगस्त 2025 का पेपर अभी एंड हुआ है, क्योंकि इवनिंग शिफ्ट यानी शिफ्ट 1 का मैंने आपको पेपर का एनालिसिस कर दिया था कि पेपर का पैटर्न क्या था, किस तरह से सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कैसे पूछे गए थे, और उस पे ऑल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैथमेटिक्स का था वो मैंने डिस्कस कर दिया था। अभी जो रिसेंटली एंड हुआ है, अभी जस्ट एग्जाम 14 अगस्त 2025 यानी आज का पेपर शिफ्ट 2 का। तो आज मैं पहले बताऊंगा कि एग्जाम का पैटर्न का क्या था, कि मैथ में का एग्जाम का लेवल क्या था, रीजनिंग में लेवल क्या था, जीके जीएस में लेवल क्या था, कैसे। और उसके बाद मैं आपको ऑल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न में कराऊंगा मैथ का, एज ए मैथ एजुकेटर। तो आप इसको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखोगे तो आपको अपकमिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, सिमिलर पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का पहले नेचर बता देते हैं। सबसे पहले देखो ध्यान से, मैथ की बात करूं तो मैथ जो है ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इजी ही बोलूंगा, क्योंकि ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का रिव्यू के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि 28 प्लस इजिली स्कोर कर पा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो 30 भी करके आए हैं आउट ऑफ 30, बिकॉज ऑफ की जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ है जिसमें टोटल 47 पेपर हो चुके थे। ये कौन सा पेपर? आरआरबी एनटीपीसी 2025 का जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था। इसी सिमिलर पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्होंने ये करके गए हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिशियल हो रहा है। और ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो सॉल्यूशन प्लस पीडीएफ नोट्स विथ सॉल्यूशन मैंने दोनों करा रखा हूं अपने चैनल पे। सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने कराया था, आप जाकर के देख सकते हो। मेरा चैनल नेम है, यूट्यूब पे सर्च करो एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर, प्लेलिस्ट में जाओ, पेपर 1 से लेकर के पेपर 47 तक आपको सीक्वेंस वाइज वीडियो मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में है, वहां पे आप ज्वाइन कर लोगे तो ये पीडीएफ नोट्स विद सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एक सिंगल फाइल में सारे के सारे 47 पेपर मैंने कंप्लीट करा रखा हूं। तो मैथ का लेवल ओवरऑल इजी बोलूंगा। इजिली आप 28 प्लस इजिली स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं, कुछ लोग स्टूडेंट 30 आउट ऑफ 30 भी कर पा रहे हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न कुछ नया देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। दूसरी बात करें रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग क्या है? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि यहां पे भी 27 प्लस इजिली ऑन एन एवरेज स्टूडेंट्स कर पा रहे हैं। आउट ऑफ 30 क्वेश्चन 27 प्लस कर पा रहे हैं। दूसरी चीज बात करूं तो थोड़ा सा टाइम स्टूडेंट्स को लग रहा है, वो यही है सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स के क्वेश्चन में। एंड पजल्स जो पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स मिला के, इसी में थोड़ा सा टाइम टेकन लग रहा है, यानी टाइम कंज्यूम हो रहा है स्टूडेंट्स का। अदरवाइज वो भी ड्यूरेबल है। अगर आपने ये जो पेपर है 47 पेपर आपने सोल्व करके गए हैं जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का हुआ था। अब बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस ओवरऑल सभी लोगों के लिए मॉडरेट ही है। मॉडरेट क्यों है? क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 10 से 11 जो पूछे जा रहे हैं ये थोड़ा सा इन डेप्थ भी मैं बोलूंगा। और आपने अगर लास्ट 1 ईयर आपने कंप्लीट किया है तो इजीली आप 5 to 6 क्वेश्चन इसमें से कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बनने वाले नहीं, इन डेप्थ पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं इजी जो है, इसमें जो आसानी से किया जा सकता है वो है पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी टॉपिक की बात करूं तो इसमें आप अगर आपने आर्टिकल पढ़ रखा है, आर्टिकल 1 से लेकर के 395 पढ़ रखा है, सोर्स यानी कौन सा फीचर्स संविधान का कौन से देश से लिया गया है, जैसे राष्ट्रपति का महाभियोग कौन से लिया गया है, राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, इस तरह से आपने संविधान में संशोधन होता है वो कौन से कंट्री से लिया गया है, तो अगर ये पता है तो आप सोर्स पढ़ के गए हैं तो अच्छे से कर लेंगे। अमेंडमेंट की बात करूं यानी संशोधन पढ़ के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट। उसके बाद पार्ट्स एंड शेड्यूल अगर ये आपने पढ़ के गए हैं अच्छे से तो आर्टिकल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इजीली किया जा सकता है। पॉलिटी की बात करूं, उसके बाद मैं बात करूं कंप्यूटर की, जीके जीएस में तो कंप्यूटर से आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने एमएस ऑफिस, बेसिक कंप्यूटर थ्योरी एंड हार्डवेयर से रिलेटेड आपने पढ़ रखे हैं और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रखे हैं तो ये भी आसानी से किया जा सकता है।
बात करते हैं साइंस की, तो साइंस से आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से मिला करके। और ये जिन्होंने भी एसएससी प्लस रेलवे एग्जाम के जितने भी एग्जाम होते हैं, एसएससी और रेलवे एग्जाम, यानी एसएससी की बात करूं तो सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे की बात करूं तो एनटीपीसी, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, एएलपी, ग्रुप डी, ये सारे अगर आपने लास्ट 5 ईयर भी पेपर को सोल्व करके गए होंगे तो आप इजिली ये भी कर सकते हैं, ये भी पोर्शन इजिली किया जा सकता है। बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में बात करें तो आपको 3 to 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। जो आपने हिस्ट्री पढ़ रखे हैं इससे पहले, नया कुछ भी मत पढ़िएगा, इस जो पढ़े उसी से पढ़ के जाइए। यहां से 2 क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो। अब बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से भी 3 to 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें से आपको टॉपिक पढ़ के जाना है सॉइल यानी मिट्टी, क्योंकि यहां से मैं देख रहा हूं कि क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था आज के पेपर में और सेकंड शिफ्ट में भी आ रहा है, तो ये पढ़ के जाना है। इसीलिए मैं बोला कि ओवरऑल ये क्या है, मॉडरेट है। क्योंकि स्टैटिक जीके की बात करूं, स्टैटिक जीके से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन आ रहे हैं 7 to 8 क्वेश्चन, जिसमें से आप 4 to 5 क्वेश्चन इजिली कर सकते हो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है। 3 to 4 2 से 3 क्वेश्चन नए देखने को मिल रहे हैं, जो इन डेप्थ में पढ़े होंगे वहीं कर पाएंगे। तो ओवरऑल मैं बोलूं आज के पेपर का शिफ्ट 2 11 अगस्त शिफ्ट 2 का पेपर भी क्या है, इजी टू मॉडरेट लेवल ही है, कोई ना हार्ड लेवल तो मैंने को नहीं दिख रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स का रिव्यू यही है कि पेपर जो अगर जिन्होंने भी ये पेपर करके रखा है ना, देखो ध्यान से, मैं अभी अगेन बार बार बोलूंगा, जिन्होंने ये पेपर करके रखा है, कौन सा, ये वाला पेपर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का पेपर जिन्होंने अच्छे से करके रखा है, उनको मैथ और रीजनिंग में तो प्रॉब्लम आएगी नहीं, 30 आउट ऑफ 30 इजिली कर सकते हैं, क्योंकि सिमिलर पैटर्न को देखने को मिला है। और जीके की प्रैक्टिस आपने जहां से भी किया है, कम से कम ये तो कर लो, पॉलिटी से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, कंप्यूटर से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, साइंस से बनना शुरू हो जाएगा, ज्योग्राफी में भी सॉइल टॉपिक पढ़ लो और भी टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़ लो, जो सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है, हिस्ट्री से भी पढ़ लो, तो क्वेश्चन बन जाएंगे इजिली। आप 80 के आसपास स्कोर कर सकते हो, 80 प्लस आप इजिली, मतलब एक्यूरेसी के साथ, मैं वो नहीं कि अटेम्प्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात नहीं बोला हूं, इजिली कर सकते हो। और आपको भी पता है वैकेंसी लिमिटेड थी, 3000 प्लस ही वैकेंसी है, तो डेफिनेटली ये कट ऑफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है। तो जिन लोग 75 प्लस एक्यूरेसी नहीं रहेगी तो उनका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। अब ये तो डिपेंड करेगा, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर आगे पीछे होना, वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपका जोन कौन सा है, नॉर्मलाइजेशन फैक्टर भी मैटर करेगा। तो उसके टाइम पे जब पेपर एंड हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो बना के सेपरेट बताऊंगा। तो ये था हमारा ये चीज। अब मैं बात करता हूं कि मैथ जो पैटर्न पूछे जा रहे हैं उसी के सिमिलर पैटर्न पे जो मैं ऑल 30 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न। एग्जैक्ट क्वेश्चन कोई नहीं बता सकता, डाटा कैसे कोई रट के आ सकता है, तो बेस्ड ऑन सिमिलर पैटर्न ऑल इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन करा रहा हूं। मैंने ऑलरेडी 7 अगस्त जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुआ उसी दिन से मैं करा रहा हूं। और जो भी नए अपकमिंग एग्जाम में बच्चे बैठ रहे हैं, जैसे आज के पेपर में बैठे हैं बच्चे, तो उनको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल मिला है। इसीलिए वो बहुत सारे 5 to 6 स्टूडेंट्स तो इन्होंने मैसेज किया था कि 30 आउट ऑफ 30 सर हमने इजिली कर लिया, क्योंकि आपका वो बता रहे हैं कि आपने जो कराया था आरआरबी एनटीपीसी ऑल 47 पेपर जो वो हमने किए थे, और जो मैं 7 अगस्त से जो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं अभी तक 9 कितना 7 8 2 3 3 6 7 या 8 पेपर यहां पे कंप्लीट करा चुका हूं बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न, वो करके गए हैं तो वो इजिली कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के सेशन में हम फिर वही 30 क्वेश्चन लिए हैं बेस्ड ऑन द सिमिलर पैटर्न, और ये क्वेश्चन फिर अपकमिंग एग्जाम जिनका होगा उनको देखने को मिलने वाले हैं इसी पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। डिस्काउंट का टॉपिक शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन। तो देखिए क्या दिया गया है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू द कंसेक्यूटिव डिस्काउंट 20%, 13% एंड 20% दिया गया है। तो आपको पहले पता होना चाहिए, देखो ध्यान से, A% का अगर डिस्काउंट है और B% का डिस्काउंट है तो ओवरऑल परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, A प्लस बी माइनस AB बाई 100 इन परसेंट होता है। ये तो आपको पता होगा, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे आप, उन्होंने आपको डेफिनेटली बताया होगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए ध्यान से, यहां पे हमारे पास है पहला 20%,
दूसरा है कितना 13% और तीसरा कितना है 20%। तो आप किसी दो में लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि किसी एक में लगाओ, किसी भी दो को पकड़ के एक साथ कंबाइन कर सकते हो। तो जैसे मेरे को देखो इन दोनों को एक साथ कंबाइन मैं कर लिया, बाद में मैं इसका यूज कर लूंगा। तो उस फॉर्मूले से क्या होगा 20 + 20 40 माइनस 20 × 20 400 बाई 100 यानी 4, यानी कितना हो गया 36% हो गया। ये रहा 36%। अभी भी एक ये बचा हुआ है 13%। अब इन दोनों में यही वाला लगाओगे परसेंटेज सक्सेसिव डिस्काउंट वाला फॉर्मूला, तो इन दोनों को ऐड करो 36 और 43 कितना हो गया 49। देखो ध्यान से 40 + 9 49 हो जाएगा। 49 माइनस 36 × 13 डिवाइडेड बाई 100 ये रहा 49 माइनस 13 × 6 = 78 7 13 7 91 91 7 98 बाई 100 यानी कितना हो गया 49 माइनस 9.88 आ गया। अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, तो देखो ध्यान से 49 में 9 नहीं बल्कि 10 माइनस करोगे, 10 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 39, और 100 में से ये करोगे तो कितना हो जाएगा 82 माइनस करोगे तो 12 इतना परसेंट आ जाएगा। चेक कर लो 30। ये क्या हो रहा है, कुछ तो मिस्टेक किए हैं। हमारा मिस्टेक यहीं पे हो गया है, देखो मल्टीप्लाई करने में, देखो देखो अरे यहीं पे मिस्टेक हुआ है ना। 13 × 6 = 78 13 × 3 = 39 और 7 46 होगा ना। बाई 100 करोगे तो इतना 49 में 4 नहीं बल्कि 5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 44 5 49, और 100 में ये करोगे तो कितना हो जाएगा 32। इतना परसेंट आ जाएगा हमारा। वो मिस्टेक हो रहा था, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। रुक जाओ, ये देखो तो 44 पॉइंट कितना आ गया 32, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो सिंपल क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूं तो आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। मूव टू द नेक्स्ट। मोड से रिलेटेड नंबर दे रखे हैं, नंबर सीरीज पैटर्न पे दे रखे हैं और पूछा जा रहा है मोड क्या होगा। तो मोड के लिए क्या करते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, जिस भी नंबर का होगा सबसे ज्यादा रिपीटेशन वही कहलाएगा मोड। जैसे ऑप्शन पकड़ो 8 है, 8 कितनी बार रिपीट हुआ है, एक बार यहां पे आया है, 2 बार आया है 2 टाइम्स। 7 कितनी बार आया हुआ है, एक बार 2 बार 3 टाइम्स। 2 कितनी बार आया हुआ है चेक कर लो, 2 ऊपर तो है ही नहीं, एक बार आया हुआ है सिर्फ। 4 कितनी बार आया हुआ है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है 5 टाइम्स ये आया हुआ है, तो मोड क्या हो जाएगा यही हो जाएगा 4। देखो तो ये होता है मोड, क्या होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ रेपिटेशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिपीटेशन, जिस भी नंबर का सबसे ज्यादा होगा रिपीटेशन वो क्या होगा मोड कहलाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये दे रखा है ट्रिगो का, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/5। हमें 2 साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। देखो एक टर्म पढ़े होंगे आप, जिस भी टीचर से पढ़े होंगे, एक टर्म पढ़ाए होंगे कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो। अगर a + b ओवर a - b इक्वल टू c/d हो तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a + b a - b हो तो a/b लिख सकते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं c + d प्लस डिवाइडेड बाई c - d, इसको हम बोलते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो। क्या बोलते हैं यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिपेंडेंडो। इसका बहुत ज्यादा रूल होता, बहुत ज्यादा यूज होता है। देखो मैं थोड़ा सा, इसका बहुत ज्यादा यूज है। देखो कैसे ट्रिगो में मैं कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखना। इसको उल्टा लिख दूं तो क्या होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, वो कितना हो गया, यहां पे उल्टा करूंगा इसको तो 5/3। मैंने क्यों लिखा उसके पीछे का रीजन है हमारा ये कॉन्सेप्ट। क्यों a + b a - b, a + b a - b है तो क्या होगा a/b होगा। यहां पे a कौन सा है सेक थीटा, तो सेक थीटा बाई क्या हो गया टेन थीटा। यहां पे क्या करोगे 5 + 3 8, 5 - 3 यानी 2, यानी कितना हो गया 4। हाँ जी पता चल गया हमें। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4।
देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये क्या हो गया 1/sin θ इज इक्वल टू 4, 1/sin θ इज इक्वल टू 4। तो sin θ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin θ इज इक्वल टू 1/4। sin θ हमारे पास मिल गया, कितना आ गया हमारे पास 1/4 मिल गया। हमें चाहिए क्या 2 sin θ, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, 2 इंटू साइन थीटा कितना है 1/4, काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा 1/2 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चेक कर लो 1/2 किस में है, तो 1/2 हमारा कौन सा है, ये आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए पर्सन सेव 30%, एक पर्सन अपनी इनकम का क्या कर रहा है, सेव कर पा रहा है। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं खुद से। हिज एक्सपेंडिचर इज इतना, यानी उसका खर्चा कितना है 840 रुपया, इनकम बताना है। बताओ भाई कितना आसान है, सेव कर रहा है 30%, तो खर्च कितना करेगा 70%, 100 माइनस 30, 70% खर्च कितना कर रहा है, इतना 840। 70% की वैल्यू 840 दे रखी है, इनकम 100% की वैल्यू बतानी है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 साते 84, 12 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा 1200 इनकम हो जाएगा। बताओ क्या प्रॉब्लम है कोई किसी क्वेश्चन में, नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम। कौन सा आंसर है देख लो, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हर बार पूछे जा रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ऑन सिंपल इंटरेस्ट पे ए सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट टू इतना इन 2 ईयर, 2 साल में अमाउंट इतना हो रहा है, एंड इतना इन 4 ईयर, 4 साल में अमाउंट कितना हो जा रहा है इतना। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, देखो ध्यान से आसानी से कर लोगे। 2 साल का इंटरेस्ट अमाउंट कितना है 1250 रुपए, 4 साल में कितना हो जा रहा है वही अमाउंट 2000, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ यहां से यहां तक का पीरियड कितना हो गया डिफरेंस 2 साल, और अमाउंट में डिफरेंस यहां में कितना हुआ 2000 माइनस इतना यानी 750, राइट। तो 2 साल का इंटरेस्ट इतना, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम होता है सिंपल इंटरेस्ट होना चाहिए 1 ईयर का अपॉन प्रिंसिपल, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, ये होता है हमारा रिलेशन रेट ऑफ इंटरेस्ट का, राइट। अब देखो ध्यान से समझना बात को, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों में डिफरेंस आया वही सिंपल इंटरेस्ट कहलाएगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट इतना है तो 1 ईयर का 750/2, 750/2 यानी 2 से भाग कर लो, 375 हुआ। तो एक साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 375। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे वो देखो ध्यान से, प्रिंसिपल कैसे निकालोगे खुद सोचो। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल होता है अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। 2 साल का अमाउंट कितना है 1250, तो हमें 2 साल का ही इंटरेस्ट चाहिए। 2 साल का इंटरेस्ट कितना है 750 माइनस कर दो, यानी कितना हो जाएगा 500 आ गया। यानी क्या आ गया हमारे पास, प्रिंसिपल आ गया हमारे पास 500। अब देखो ध्यान से, प्रिंसिपल आ गया 500 मल्टीप्लाई 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। 5 से काटो, 5 साते 35, 50 25 यानी कितना हो गया 75% आ जाएगा हमारा आंसर। चेक कर लो 75% कौन सा है, कौन सा है भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम नहीं फेस करोगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या दे रखा है, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y, x जो है बड़ा है y से, इज 15, यानी 2 पॉजिटिव नंबर सम, यानी x प्लस y दोनों का सम कितना है 15, x बड़ा है y से। आगे देयर प्रोडक्ट इज 36, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट यानी एक्स वाई इज इक्वल टू कितना है 36, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर x एंड y, x और y का डिफरेंस यानी x माइनस, बड़ा कौन है x माइनस y की वैल्यू चाहिए क्या होगा, हमें इसकी वैल्यू चाहिए क्या होगा, देखो इसकी वैल्यू चाहिए। अब आपको पता है इतना, जब भी सिंपल छोटा छोटा डाटा हो तो पहले हम हिट एंड ट्रायल करते हैं। अगर हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन बन जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा, नहीं तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, टेबल की नॉलेज है तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। 12 इंटू 3 36, 12 प्लस 3 15, ये 12 इंटू 3 36 आ गया, 12 प्लस 3 15 आ गया, सेटिस्फाइड हो गया। x बड़ा है y से, यानी x की वैल्यू 12 है और y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 12 y की वैल्यू 3, डिफरेंस कितना हो गया 9, क्योंकि दोनों सेटिस्फाइड कर रहा था कंडीशन। 9 कौन सा आंसर है 9, बन गया ये भी क्वेश्चन। नेक्स्ट
नेक्स्ट देखो ध्यान से, क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से पढ़ना। 3 नंबर आर इन द रेशियो इतना, एलसीएम दे रखा है इतना, एचसीएफ बताना है। बताओ 3 नंबर हैं तो वेरिएबल नंबर क्या होगा, एक्स ले लो, तो 2x 7x 13x ये नंबर हो गया। एलसीएम इनका क्या होगा, पहले x कॉमन है सभी में, x 7 7 13 और 2 में कोई कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 13, यानी क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 इंटू 13, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 14 इंटू 13 इंटू एक्स, ये एलसीएम हो गया। और एलसीएम की वैल्यू दे रखी है कितनी, 3094। हाँ जी, अब इसको कैंसिल कर सकते हो तो काटो, देखो कैसे काटोगे। 14 से काटता हूं, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 14 इकाई 14, 13 से काटो, 13 इकाई 13, 13 साते 91, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, x आ गया 17, हमारे पास x की वैल्यू आ गई 17। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एचसीएफ बताना है। इन तीनों नंबर, देखो ध्यान से, ये जो तीनों नंबर है मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये तीनों नंबर हैं, इनका हमें क्या बताना है, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या दिख रहा है, x, और x कितना है 117, तो सॉरी x कितना है 17, तो यही 17 आपका आंसर भी हो जाएगा। चेक कर लो कौन सा आंसर आया, 17। तो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, एलसीएम एलसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। ए वेंडर सेल 8 12 10 14 एंड 6 मैंगोज ओवर 5 डेज, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ मैंगो सोल्ड पर डे, यानी एवरेज बताना है पर डे का। तो एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाई नंबर। पहले सम ऐड करो, 12 8 20 10 30 10 40, 40 और 6 4 10 50 हो गया 50। कितने दिन है, 5 दिन का, तो 5 से डिवाइड, यानी कितना हो गया 10। ये तो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा गया था, ओरली करने वाला था, यानी वर्बली कर सकते थे विदाउट पेन एंड पेपर भी इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहा गया है। गोविंद बॉट 2 आइटम्स, टोटल कॉस्ट इतना, ओके, ही सोल्ड 1 आइटम्स 34% प्रॉफिट एंड अदर आइटम्स इतना परसेंट लॉस। गोविंद सोल्ड बोथ द आइटम्स टुगेदर फॉर इतना रुपीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम्स। ठीक है, बनाना पड़ेगा क्वेश्चन। मान लेता हूं 2 आइटम्स खरीदा, एक आइटम्स को x मानू दूसरे को y, तो दोनों का मान लेता हूं कॉस्ट की बात कर रहा हूं, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट आइटम्स x है, दूसरा है y, तो दोनों का सम मिला के कितना है 4800। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यानी पहला इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। अब बात करते हैं, देखो ध्यान से, पहले आइटम्स पे उसको क्या हो रहा है 34% का प्रॉफिट, तो x है 34%, 34/100। आगे दूसरे इक्वेशन पे क्या हो रहा है 10% का लॉस, दूसरे आइटम पे, दूसरा आइटम y प्राइस है उस पे 10% का लॉस, यानी माइनस निगेटिव लिखा। और दोनों को बेचा गया है कितने में, तो इतना रुपए में बेचा गया है, यही कहा गया है। देखो ध्यान से, तो बताओ, सबसे पहले बताओ, खरीदा गया था 4800 में, बेचा गया है इतने में, तो प्रॉफिट कितना होगा 5442 एसपी माइनस सीपी 4800, यानी कितना हो जाएगा फाइनली प्रॉफिट 2 4 8 6 14 642। तो इन दोनों का टोटल प्रॉफिट मिला के कितना है 642, क्योंकि यहां पे हमने प्रॉफिट लिखा, यहां पे लॉस, ओवरऑल प्रॉफिट इतना हो गया। अब देखो ध्यान से, अब मेरे को सोल्व तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखो ध्यान से, तो मैं पहले इसको सोल्व कर लेता हूं। 34x माइनस 10y इज इक्वल टू 642 पे 00, ये रहा हमारा इक्वेशन सेकेंड। कौन सा इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन दो अननोन हमें सोल्व करना पड़ेगा, दो इक्वेशन दो अननोन सोल्व करके हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे निकालेंगे, देखो अगर मैं इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 10y और माइनस का 10y, ये दोनों को अब ऐड कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा। कैसे, ये इससे ये कैंसिल हो गया, 10x प्लस 34x, 34 और 10 44x हो गया, इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 48,000 ये रहा, प्लस ये 64200 रहा, 44x इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, देखो ऐड करोगे तो 2 जीरो तो हुआ, 2 8 4 12, 6 4 10 है और 1 11,
पहले मैं किससे काटूं, 11 से काटने जा रहा हूं। 11 चौ 44, 11 से काटो, 11 0 2 इतना, 4 से काट लूं, 4 से, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 5 20 इतना, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2540। ये रहा हमारे पास x, यानी पहले आइटम्स का कॉस्ट आ गया इतना। अब पहले आइटम्स का कॉस्ट आ गया, दोनों आइटम्स का मिला के कॉस्ट कितना है, दोनों आइटम्स का कॉस्ट मिला के है 4800। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4800 माइनस एक्स, 4800 में से 2540 माइनस कर दूं तो x आ जाएगा, ये 60 हो गया, 7 में से 5 गया 2260, यानी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2260। ये रहा y की वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ, इन दोनों में डिफरेंस चाहिए, माइनस कर दो, डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करोगे, 140 माइनस 60 80, ये बच्चा 4 में से 2 गया 2, यानी 280 रुपया का डिफरेंस रहा, यही फाइनल आंसर हुआ 280। कहीं गड़बड़ कर दिए क्या हम लोगों ने, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि आंसर मैच नहीं कर रहा है भाई। कहां पे गड़बड़ हुआ देखने दो, 34x हुआ, ओके 34x हुआ, माइनस 10y इज इक्वल टू 642 ही होगा, 48 और 6 8 6 14 54 642, ठीक है इतना। मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये खत्म, 34 और 10 44x 48,000 प्लस 6,000 इतना, रुको 200 तो होगा ही होगा, 8 4 12, ठीक है 6 4 10 1 11, 11 से 4 बार में 11 से 11 दून 11 से 11 कहीं 0, 11 से 11 कहीं 11, राइट खत्म हो गया, 2 बचा नहीं जाएगा 0, 11 दूनी 22 डबल 0, ठीक है 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 4 5 20। अच्छा यहां पे गड़बड़ है, देखो पता चल गया गड़बड़, तो हमें दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, यहां पे है गड़बड़, 2550 आएगा ना, देखो ध्यान से, ये 5 है राइट, ये 5 है, अगर ये 5 होगा 2550, रुको 2550 होगा तो ये 100 में से 50 गया, ये 50 होगा, और ये 7 में से इतना, ठीक है। अब 2250 ये रहा, 2250 ये रहा, माइनस करोगे 50 में से 50 जाएगा 0 0, ये 300 आ जाएगा एग्जैक्ट, 300 देखो कौन सा आंसर है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था जो हमने पकड़ भी लिया, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट में देखो ध्यान से, रेगुलर पॉलीगन पे क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं मेंसुरेशन से रिलेटेड। क्या कहा गया है, इन रेगुलर पॉलीगन विथ एन साइड, ओके, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 1800 डिग्री, यानी 1800 डिग्री, व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड। याद करो फॉर्मूला मैंने बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, इंटीरियर एंगल जो होता है, ये जो फॉर्मूला होता है n इंटू एन, सॉरी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ये होता है, और यही इंटीरियर एंगल होता है, ये फॉर्मूला होता है। रुक जाओ मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ये जो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल इतना के बराबर होता है, जो जरूरी है इसको हाईलाइट कर लो। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कितना आसानी से बना लोगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, कितनी दे रखी है, यही ये जो है इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी 1800, ये इससे कितनी बार में चला गया 10 बार में, तो n माइनस 2 इज इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12, हमारा आंसर हो जाएगा। तो फॉर्मूला याद रखना, सम जो ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, ताकि मैं कंफ्यूजन ना रहे अलग से लिख दिया हूं आपको, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा आपका आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, ए कंपनी प्रोड्यूस टू प्रोडक्ट्स ए एंड बी, प्राइस दे रखा है इतना इतना, इफ 55% ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड आर ए एंड 45% ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड आर बी। देखो ध्यान से, ए की बात करें तो ए का कितना 45% बेचा जा रहा है, नहीं 55%, ए का 55% बेचा जा रहा है, और बी का कितना बेचा जा रहा है, बी का बेचा जा रहा है कितना
45%, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए का प्राइस कितना है 156, बी का प्राइस कितना है 220। हाँ जी, तो हमें क्या चाहिए, फाइंड द वेटेड एवरेज प्राइस। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट कैसे लगाते हो, पहले जो है इन दोनों का रेशियो लेंगे, रेशियो लोगे तो 5 से काटोगे, 5 से कितना हो गया 11, 5 से काटोगे 9। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट, इससे इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, देखो ध्यान से, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 6 6 5 11, 5 1 6 1 7, यानी 1716 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई 0 22 नवा कितना होता है 198 अपॉन दोनों रेशियो का सम 11 और 9 कितना हो गया 20, ऐड कर लो 6 8 1 9 17 9 33 नहीं 36 बाई 20, 2 से काट लो 10, 2 से काटोगे तो 18 दूनी 36, 2 चौके 8, 48 दूनी 96, यानी कितना हो जाएगा 110 से डिवाइड करोगे तो 184.8 आ जाएगा आपका आंसर। चेक कर लो कौन सा आंसर मैच कर गया। आई होप ये क्वेश्चन आसानी से बन गया। हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट। वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट मैंने कई बार डिस्कस कर चुका हूं आपको। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, हमें क्या कहा गया है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज निगेटिव देन रूट्स आर। देखो तीनों केस बता देता हूं थोड़ी सी हेल्थ इशू चल रहा है, सर्दी जुकाम हुआ पड़ा है, बस आप इग्नोर कीजिए, आप कंटेंट पे फोकस कीजिए। देखिए ध्यान से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट की बात, डी क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट, वो क्या होता है बी ए स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। आपसे पूछेगा तीन केस फर्स्ट डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, तीन केस पूछेगा, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे। रियल तो होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी बोल सकते हो या, और इमेजिनरी जो रूट्स होते हैं वही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुकेट भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी चीजों को किसमें पढ़नी होती है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स बोल सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसको हाईलाइट भी करूंगा बड़े अच्छे से, देखना ध्यान से। ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, राइट, बन गया, समझ में आ गया, ये पता होगा। फिर देखो क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेंट जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी, और इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगले बार ये भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइम ये भी पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइम ये तो पूछा ही गया है इस बार। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से क्या दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इन 1930 में कितना है, 3,48,000 पॉपुलेशन है। इट्स पॉपुलेशन इंक्रीज टू सक्सेसिव डिकेट्स, यानी 2 सक्सेसिव डिकेट्स में इंक्रीज हो रहा है 95% ईच डिकेट्स। देन पॉपुलेशन ऑन टाउन 1950। डिकेट्स मतलब क्या होता है, 10 सालों का जो पीरियड कहलाता है उसको बोलते हैं डिकेट्स। जैसे देखो पहला जो है 1930, उसके बाद 10 साल क्या होगा 1940, उसके बाद 10 साल क्या हो जाएगा 1950, यानी पहले 10 साल में बढ़ा है फिर 10 साल में बढ़ा है। पहले कितना था 3,48,000 था, कोई दिक्कत नहीं है। आगे 95% इंक्रीज हो रहा है। 95% होता क्या है, देखो ध्यान से, 95% होता है 95/100, 5 से काटोगे 19/20, इंक्रीज मतलब प्लस, 20 से 19 बढ़ेगा यानी 39 हो गया, 20 से 19 बढ़ेगा यानी 39/20, यहां पे इंक्रीज हुआ, फिर यहां पे भी इंक्रीज 39/20। बस इसी को सोल्व करना है, आंसर तक पहुंच जाओगे। देखो कैसे पहुंचोगे वो भी बताने जा रहा हूं, देखो ध्यान से। 2 0 से तो 2 0 खत्म हो गया, 2 × 2 4, 4 से इसको काटो, 4 8 32, 4 7 28, 870। अब देखो ध्यान से हमारे पास क्या आ गया, 870 × 39 × 39। अब बहुत सारे लोग मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं,
देखो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। देखो ध्यान से, ये जीरो है, जीरो का मल्टीप्लाई कुछ भी करोगे यूनिट डिजिट जीरो आएगा। चेक कर लेना यूनिट डिजिट किसका है, एक ही ऑप्शन का मेरे को दिख रहा था जीरो, तो क्या हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी? नहीं। तो एग्जाम में भी यूनिट डिजिट का चेक कर लेना, यूनिट डिजिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो ऑप्शन का यूनिट डिजिट आ जाता तो लास्ट टू डिजिट भी चेक कर सकते थे। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम में करनी है ताकि कम टाइम में क्वेश्चन को बनाया जा सके। नेक्स्ट देखो, एक ट्रेन पी है गोइंग एट ए स्पीड, मैं हट जाता हूं थोड़ा सा, आप जिसको भी दिक्कत आती है ना, बार बार ये कहते हैं स्टूडेंट्स की सर आप क्वेश्चन को डायरेक्ट बनाना शुरू करते हो। देखो भाई, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, एक एक पॉइंट समझाता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराता हूं। और आपके पास क्वेश्चन दिख ही रहा है तो आप क्वेश्चन को ट्राई करो ना। कोई एक स्टूडेंट्स बोलता है, कोई स्टूडेंट बोलता है कि हिंदी में पढ़ो, क्या मैं फारसी में पढ़ाता हूं? क्या हिंदी में ही पढ़ाता हूं, बस टर्म यूज करता हूं। जैसे यहां पे गति बोलूंगा उसी को मैं स्पीड बोलता हूं, क्योंकि स्पीड बोलना मेरे को अच्छा लगता है। आपको गति बोलना अच्छा लगता है, आप गति बोलिए, ये तो भाई फ्रीडम है ना सभी को अपनी अपनी बातें रखने की। तो आपको लगता है कि गति बोलना चाहिए, मैं किलोमीटर पर आवर बोलूंगा, आप किलोमीटर पर घंटा बोलना, फर्क तो, बात तो एक ही है यार, बात तो एक ही है, बस बोलने का, बोलना मतलब मैं थोड़ा सा टर्म इंग्लिश में यूज कर दे रहा हूं, आप हिंदी में। अब इतनी तो पता है ना, बाइक चलाते हो तो बोलते हो ना स्पीड, मेरी स्पीड कितनी थी बाइक की, कभी बोलते हो बाइक की गति? अरे देखो लेमन लैंग्वेज में, जैसे आई बिलोंग्स फ्रॉम बिहार स्टेट, तो मैं बोलता हूं अरे वो तो बाइक बड़ा जल्दी बहुत फास्ट चला रहा था, तब नहीं बोलते हो कि बहुत तेज गति से चला रहा था, बहुत कम लोग बोलते हैं, राइट? तो लेमन लैंग्वेज में भी इंग्लिश टर्म आपको बोलना सीख जाना चाहिए। जैसे बहुत सारे बिहार के स्टूडेंट्स ही मेरे से बोलते हैं सर आप क्वेश्चंस का लैंग्वेज जो पढ़ते हो इंग्लिश में पढ़ते हो, टर्म इंग्लिश में यूज करता हूं, पढ़ता ना हिंदी में ही बताता हूं। दूसरी बात, इतनी कॉमन सेंस आज के टाइम में इंग्लिश में होनी जरूरी है। कल को आप जॉब भी करोगे तो आपको थोड़ी सी इतनी इंग्लिश होनी चाहिए। कल को मेल करना हो जाएगा तो आप तो रोना शुरू कर दोगे। अगर कहीं गलती से साउथ साइड चले जाओगे, बेंगलोर चले जाओगे, केरला चले जाओगे, तो वहां पे कैसे कम्युनिकेशन बैरियर नहीं होगा क्या आपको? क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा कॉमन लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप ऑल वर्ल्ड में आप कहीं से भी कम्युनिकेशन करनी है तो एक जरिया, एक माध्यम क्या है? इंग्लिश ही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप हिंदी जानना जरूरी नहीं, किसको हिंदी नहीं आती, हिंदी भी जानना जरूरी है, लेकिन टर्म इंग्लिश में रखोगे तो बेटर है। और इवन ही आरआरबी एग्जाम जो एनटीपीसी एग्जाम कंडक्ट कराती है, या एसएससी एग्जाम, या इवन बिहार सीजीएल का एग्जाम भी 18 तारीख से फॉर्म भरने वाले हैं, मतलब स्टार्ट हो जाएगा, उसमें नोटिफिकेशन पढ़ो, स्पेशली मेंशन किया गया है कि अगर इंग्लिश और हिंदी क्वेश्चन में कहीं भी त्रुटि पाई जाएगी, यानी दोनों अलग अलग होंगे, तो हम लोग इंग्लिश क्वेश्चन को वैलिड करेंगे। यानी लैंग्वेज तो दोनों रहेगा एग्जाम में, लेकिन वैलिड कौन होगा? इंग्लिश। तो बेटर है वो काम करो। तो इतना खपा होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं यार, टाइम वेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। देखो ध्यान से, एक ट्रेन पी है गोइंग एट स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है? इतना। कंप्लीटली प्रोसेस दूसरे ट्रेन क्यू को पास कर रही है, जिसकी ट्रेन की लेंथ क्यू की दे रखी है कितनी? 120। गोइंग टू द सेम डायरेक्शन ऑन पैरेलल ट्रैक, यानी देखो ध्यान से, पी ट्रेन की स्पीड इतनी है, क्यू ट्रेन जिसकी लेंथ इतनी है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं पैरेलल ट्रैक पे, और क्यू की स्पीड कहा गया है कितना है? इतना किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे में एक दूसरे को क्रॉस कर पा रहे हैं, पास कर रहा है पी जो ट्रेन क्यू को? इतना मिनट में। देखो एक केस बन गया। चलो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट से देखो बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है? होता है। डिस्टेंस में दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगी, लेकिन पी वाले ट्रेन की लेंथ नहीं पता है, तो मान लेता हूं पी ट्रेन की लेंथ x है, दूसरे वाले ट्रेन की लेंथ कितनी है? 120। डिस्टेंस दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा, स्पीड इनटू टाइम, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगा, तो 78 माइनस ये कितना हो गया? 62। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, टाइम कितना लगा है? 4.5 मिनट, मिनट को सेकंड में करना है, 60 से मल्टीप्लाई। क्या बना? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, नहीं होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, डेसिमल हटाओगे 10 नीचे आएगा, ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटोगे 3 बार में, 3 से काटोगे 15। अब देखो ध्यान से, x प्लस 120 इज इक्वल टू ये कितना हो गया? 62, यानी 16 इंटू 5 इंटू 15।
अब देखो ध्यान से, 16 5 ये कितना हो गया 80 इंटू 15, 15 वाट कितना हो गया 120, यानी 1200 आ गया। ये किसका सम, x प्लस प्लस 120, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1200 माइनस 120, यानी कितना हो गया 100 में से 20 जाएगा 80, 11 में से 1080, यानी हमें यह मिल गया कि जो ट्रेन हमारी कौन सी थी, ट्रेन जो एक पी थी इसकी लेंथ मिल गई, ट्रेन पी की, ट्रेन पी की क्या मिल गई हमें, लेंथ की, उसकी लेंथ कितनी है, इतना मीटर है। अब आगे बढ़ते हैं, हाउ मच टाइम विल पी, यानी ट्रेन पी टू क्रॉस ए प्लेटफॉर्म, सॉरी पी नहीं, ट्रेन पी क्रॉस ए ट्रेन आर, एक ये जो पी थी ट्रेन, वो ट्रेन आर क्रॉस कर रही है जिसकी लेंथ इतना मीटर है, गोइंग एट इस स्पीड इतना विथ इन अपोजिट डायरेक्शन। अब चलो केस 2 आ गया। केस 2 क्या कहा जा रहा है, ट्रेन पी ट्रेन आर को क्रॉस कर रही है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ, पी ट्रेन की लेंथ 1080, राइट। एक बार कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक ना हो वेरीफाई कर लेते हैं। देखो कैंसिल, 6 से 3, 3 से 15, 15 इंटू ये कितना हो गया 16 5 80, 15 वाट है 120, ठीक है। ट्रेन पी की लेंथ, ट्रेन आर की लेंथ 245 इक्वल टू स्पीड, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा, ऐड होगा, ट्रेन पी की का स्पीड इतना, ट्रेन आर की स्पीड कितना है 81 किलोमीटर पर आवर बदलना है, 5/18 टाइम निकालना है टी, और टाइम किस में चाहिए हमें, क्वेश्चन में दिया गया है क्या टाइम, टाइम दिया गया क्या, हाउ मच टाइम, हाँ इन सेकेंड, सेकेंड में बताना है तो टी सेकेंड में ही आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, 5 8 4 12, राइट, 1225 1325 होगा, इज इक्वल टू ये कितना हो गया 150 प्लस 9 159 हुआ, इंटू 5/18 इंटू टी। अब देखो ध्यान से, यही रहा ना हमारा, देखो कैसे डील करोगे, 9 5 14 1 15, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 से काटोगे 6 बार में, 3 से 3 5 15 इतना। अब 5 से इसको काटने जा रहा हूं तो देखो ध्यान से, 5 दूनी 10, 5 6 30, 50 25, राइट। ये इससे 5 बार में कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना लगा 5 इंटू ये 6 हो जाएगा, यानी 30 सेकेंड लगेगा। अब बताओ क्या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। यानी 2 केस दे करके ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, देख रहे हो, तो इतना करना पड़ेगा आपको, आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाओ, देखो ध्यान से क्या दिया गया है, फॉर ए रेगुलर पॉलीगन द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 50% मोर देन द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, इच इंटीरियर एंगल पॉलीगन इज x डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। देखो ध्यान से, 50% होता कितना है 1/2, मोर मतलब प्लस, सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो कैसे निकालोगे, अगर ये एक्सटीरियर एंगल 2 है तो इंटीरियर एंगल 1 ज्यादा है, यानी कितना है 3 है, और आपको पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180, तो 3 और 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36 5 ये होता है 180 डिग्री। हमें इंटीरियर एंगल 3 यूनिट, 3 इंटू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 36, 3 यूनिट की वैल्यू 3 इंटू 36, यानी कितना हो जाएगा 108 डिग्री, और यही किसके बराबर है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, x डिग्री के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 108। बताओ कितना आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटीरियर एंगल का और इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए पॉलीगन का, राइट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई, इस तरह के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। देखो ध्यान से, पहली 4 है, 4 का 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि डिजिट के बाद 2 डिजिट है तो एक डिजिट पे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। नीचे देखो 4 है, 4 का रूट निकलेगा तो 2, डिजिट के बाद कितने, डेसिमल के बाद डिजिट कितने हैं 4, तो उसका आधा यानी 2 डिजिट पे लगेगा 1 और 1 2, 2 डिजिट के बाद लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई डेसिमल हटाओगे 10, 2 डिवाइडेड बाई डेसिमल लगाओगे तो हटाओगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 जीरो कैंसिल, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, यानी कितना आ गया 10 आ गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आसानी से बन जाएंगे आपके। 10 कौन सा है देख लो। नेक्स्ट में देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या दिया गया है, एक रिटेलर है अलाउ कर रहा है कितना 22% का डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस पे
व्हाट शुड बी द मार्क्ड प्राइस ऑफ आयन आइटम्स हुज कॉस्ट प्राइस दे रखा है इतना एंड टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ इतना। याद करो, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, तो सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन मैंने सिखाया था। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रिलेशन मैं सिखा चुका हूं। 22% डिस्काउंट तो 100 माइनस 22 यानी 78। प्रॉफिट कितना हो रहा है 60%, तो 100 प्लस 60 यानी 160। हाँ जी। कॉस्ट प्राइस दे रखा है 546, 78 यूनिट की वैल्यू 546। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मार्क प्राइस 160 यूनिट की वैल्यू चाहिए। सोल्व कर लो, बन जाएगा काम। कैसे, देखो ध्यान से। अगर मैं 7 से इसको काटूं, कैंसिल हो गया क्या? हाँ जी। 8 7 56, 8 7 56, 56 और 5 कितना होता है 7। रुको रुको, 8 7 56, 5 हो गया, 7 7 49, 49 और 5 9 5 14। ठीक है, 16 7 कितना हो गया 112। हाँ जी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना किसमें आएगा, ऑप्शन बी में। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। लाइट कट चुका है, मैं थोड़ा सा फ्रिज को बंद कर दूं क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। रुक जाइएगा, मैं थोड़ा सा ऑफ करता हूं, चलिए, ताकि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकूं। बारिश हो रही है। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्या दिया गया हमारे पास, ए सॉलिड हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस दे रखा है कितना 16। इट्स टोटल सरफेस एरिया, हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आपको पता है क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है फिर क्वेश्चन बन जाएगा। क्या दिया रखा है, रेडियस 16 दे रखा है, तो ये तो बन जाएगा 3 इंटू पाई, ऐसे ही रहना है। रेडियस 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो देखो ध्यान से, 6 3 18 75 और 1 76, इतना पाई आ जाएगा आपका आंसर। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ये देखो ध्यान से, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। जैसे देखो ध्यान से, यहां पे पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट में भी स्मॉल ब्रैकेट, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो -5 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 28, 30 माइनस 28 कितना हो गया 2। 160 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 80। बताओ क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने कई बार बोला हूं कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त पूछे जा रहे हैं। और यही नहीं, एसएससी का जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है स्टेनोग्राफर वगैरह का, उसमें भी लैंग्वेज ट्विस्ट पार्टनरशिप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट आसान होते हैं अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है तो। देखो ध्यान से, 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस। उनका शेयर इन्वेस्टमेंट कितना है इतना, यानी एक्स वाई और जेड इन्वेस्टमेंट कितना है, इसका 3 यूनिट, इसका 4 यूनिट और इसका 10 यूनिट रेशियो में है। आगे बढ़ते हैं। आगे 6 महीने के बाद वाई जो है अपना पैसा विथड्रॉ कर रहा है 50% शेयर। यानी देखो ध्यान से, वाई का पैसा ये 6 महीने तक तो यूज हुआ, 6 महीने के बाद अपना पैसा 50% निकाल लिया। 4 था, 4 का आप 50% आधा, यानी 2 निकाल लिया तो बचा कितना 2। अब 2 कितना लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट 1 साल, तो 6 महीना और इसका पैसा ये 2 वाला लगेगा। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन क्या था, जेड जो है अपना पैसा 40% शेयर 9 महीना पहले, देखो ध्यान से 40% शेयर 9 मंथ पीरियड टू कंप्लीशन ऑफ द ईयर, यानी साल की एंड से कितना 9 महीना पहले उसने निकाल लिया। साल के एंड तक 9 महीना, साल में 12 महीना होते, 12 से 9 महीना पहले यानी 3 मंथ तक ही इसका पैसा यूज हुआ ये। उसके बाद उसने क्या निकाल दिया 40%, 10 का 40% 4 निकाल दिया तो बचा कितना 6। अब ये 6 9 महीना तक यूज होगा। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, पिछले सेशन में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं। और एक्स के बारे में क्या था कि भाई एक्स शुरू से लेके लास्ट तक लगा हुआ है, यानी 12 महीने तक ये लगा हुआ है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन सोल्व करना है, सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ध्यान से, कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल भी कर सकते हो, पहले मल्टीप्लाई कर लो यार। 12 3 36, 24 और 12, 24 12 कितना हो गया देखो ध्यान से, यानी 36। ये भी 36 आ गया। 12 24 2 26 10 36, ये भी 36 आ गया। ये कितना हो गया 30 और 54, 54 30 कितना हो जाएगा 84। किससे कैंसिल होगा, 6 से तो कैंसिल हो ही रहा है, 6 से काट लो
6 6 और 6 से 14 छक्के 84, फिर 2 से काट लो तो 3 3 और 7। ये जो आया किसका आ गया, प्रॉफिट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट का रेशियो ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टोटल प्रॉफिट साल के अंत में कितना है भाई, देखो ध्यान से, साल के अंत में प्रॉफिट कितना है, इतना। हमें किसका बताना है, जेड का शेयर बताना है, 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। देखो 7 3 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 23400, 7 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 13 से 13 इकाई 13, 13 वाठा, देखो रुको, 13 इकाई 13, 104, 13 वाठा 104, डबल जीरो, 18 साते 126 पे डबल जीरो, हमारा आंसर आ गया। क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं करनी पड़ी, आसानी से बन गया। कौन सा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया, बन गया है अभी क्वेश्चन। नेक्स्ट, इस तरह के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आसान होते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 99 इंटू 176, एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट 99 इंटू 176। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, अंडर रूट इसको लिख सकता हूं 9 इंटू 11। अब ये 11 का टेबल पढ़ोगे तो 11 इंटू 11 का 11, 11 छक्के 66। अब आसानी से निकाल लोगे, 2 11 से 1 11 बाहर निकलेगा, 16 का बाहर निकल जाएगा 4 और इसका 3, ये रहा हमारे पास। यानी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 11, 11 का मल्टीप्लाई करना आसान है, 2 3 132 आ गया हमारा आंसर। चेक कर लो 132 कौन सा है, 132 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ध्यान से क्या दिया गया है, नमिता ट्रेवल कर रही है सर्टेन स्पीड एट, किस स्पीड से, सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ इतना किलोमीटर पर आवर, डबल द अर्लियर डिस्टेंस इतना किलोमीटर पर आवर, एंड सी रिटर्न द स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू द सेम रूट। इफ हर एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज इतना, देन व्हाट इज हर स्पीड फॉर द रिटर्न जर्नी। क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कैसे देखो ध्यान से। मान लेता हूं ये डी डिस्टेंस किस स्पीड से जा रही है, नमिता 88 की स्पीड से। अब डबल द डिस्टेंस, इसका डबल डिस्टेंस किस स्पीड से जा रही है, 16 की स्पीड से। यहां से नमिता थी वो यहां पहुंच गई, अब नमिता पुनः रिटर्न हो रही है, रिटर्न कहां से हो रही है, यहां से हो रही है यहां तक, नहीं स्पीड पता है, मान लेता हूं x की स्पीड से। और टोटल इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड कितना है, 33। तो आपको पता है एवरेज स्पीड होता है क्या होता है, आप जानते हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो पता है। एवरेज स्पीड, अब देखो ध्यान से यहां पे टोटल एवरेज स्पीड कितना है 33, टोटल डिस्टेंस d प्लस 2d यानी 3d गया, 3d आया ही, 3d गया 3d आया, 6d टोटल डिस्टेंस। टोटल टाइम जाने में टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d बाई 88 प्लस दूसरा 2d बाई 16, कोई दिक्कत नहीं। तीसरे केस में आने समय स्पीड कितनी है, इतना, डिस्टेंस कितना, यहां से यहां तक 3d बाई x, और यही x निकालना है। अब देखो ध्यान से ऊपर कितना होगा, देखो ध्यान से मैं क्या करने की जा रहा हूं, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, कॉमन करके हटा दो, 11 आ गया। d और d ऐड करोगे, d और d तो क्या होगा, यहां पे 2d हो गया। देखो d यहां पे है, d यहां पे है, d यहां पे, निकाल के हटा दो, कैंसिल हो गया। अब इसको देखो ध्यान से, इन सभी को इधर लेके जाओगे, इन चाहे एलसीएम ले लो चाहे इधर लेके जाओ, इनको इधर लेके जाओ तो क्या हो गया, 1/88 प्लस 2d बाई 16, सॉरी 2/16, 2/16 का मतलब 1/8 प्लस 3/x इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो 2/11 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ध्यान से, समझना बात को, पहले इन दोनों को हम एक साथ सोल्व कर लें, एलसीएम ले लें, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 88, हाँ जी 88 1 हो गया, 8 से 11 प्लस 3/x इज इक्वल टू 2/11, 11 देखो ध्यान से, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं तो 3/x मैं यहां पे लिख रहा हूं, कलर मैं ले लेता हूं रेड, देखो ध्यान से, ये 3/x को ऐसे ही रहने दो, 2/11 ये इधर जाएगा तो माइनस 12/88। अब देखो कैसे डील करोगे, डील कैसे करोगे, इसको 88 बनाना है, 8 से मल्टीप्लाई, 8 से मल्टीप्लाई, तो 16, 88 नीचे हो गया, 16 माइनस 12 यानी 4, 3/x
4 से 22 चौ 88, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 इंटू 3 यानी 66। ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखो कितना आसानी से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, कोई प्रॉब्लम भी नहीं फेस करनी पड़ी। तो अच्छे लेवल के थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन है, बाकी कॉन्सेप्ट वाइज कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो ध्यान से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। कैसे? निक है, केविन है और जो है, फिनिश कर रहा है 3 days 9 days एंड 27 days रिस्पेक्टिवली। ऑल ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, एक साथ काम करना शुरू करते हैं। निखिल लेफ्ट आफ्टर वर्किंग फॉर 1 day एंड केविन लेफ्ट 2 days बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड। फाइंड द टोटल ऑफ नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। देखो ध्यान से, जब भी बिफोर और आफ्टर दोनों केस एक साथ आ जाए तो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, आफ्टर वाले को भगा देंगे, बिफोर जो इसने काम को कुछ दिन पहले इन होने से छोड़ के गया उसको हम पकड़ के लाएंगे और बोलेंगे भाई तू अपना काम कर। जैसे देखो ध्यान से, निक है, दूसरा है केविन है और तीसरा कौन है? जो है। ये 3 days में कर सकता है, ये 9 days में, ये 27 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया 27। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, इसकी इफिशियंसी 3 से डिवाइड करोगे 9, 9 से डिवाइड करोगे 3 और ये 1। अब थोड़ा सा देखो ध्यान से, तीनों की मिला के इफिशियंसी कितनी होगी? 9 3 12 और 1 13। ये रहा तीनों की मिला के इफिशियंसी। कौन छोड़ के कुछ दिन बाद एक दिन बाद कौन छोड़ दे रहा है? निक। तो निक एक दिन बाद छोड़ के जा रहा है तो उसको हम हटा देंगे, भाई जा तू काम छोड़ के जा। निखिल एक दिन में 9 काम, तो एक दिन में कितना काम किया? 9 काम। 9 काम इसको हटा देंगे, इसका 9 काम माइनस क्यों लिखा हूं? 9 काम कर इसको हटाएंगे, इसका 9 काम हटा देंगे। बिफोर वाला केस यानी काम के एंड होने से कुछ दिन पहले छोड़ के उसको पकड़ के लाएंगे। कौन है? केविन जो है काम के एंड होने से 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। केविन एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम ये छोड़ के जा रहा था, इसको हम पकड़ के लाएंगे, इसीलिए पॉजिटिव। तो टोटल काम कितना बढ़ जाएगा? देखो ध्यान से, 27 में से 9 जाएगा 18, 18 और 6 24 काम हो गया। सॉरी, देख लेता हूं फिर से एक बार। निक था, एक दिन पहले काम को छोड़ रहा था, एक दिन पहले काम को छोड़ रहा था निक। देखो ध्यान से, निक एक दिन पहले काम को छोड़ रहा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। निक तो एक दिन का काम उसका हटा दो। केविन जो है 2 दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा था, उसको हम पकड़ के लाएंगे। केविन का एक दिन में 3 काम, तो 2 दिन में 6 काम, तो 27 माइनस 9 18, 18 और 6 24, 24 काम हुआ। अब ये क्योंकि इसके वजह से आने से इसको छोड़ के जो जा रहा था कुछ दिन पहले, उसको मैंने पकड़ के लाया तो काम बढ़ गया। निक तो चला गया, अब ये जो बचा हुआ काम, ये 24 काम कौन करेंगे? ये दोनों करेंगे। किस इफिशियंसी से? 4 की इफिशियंसी से। तो 24/4 यानी कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगा। यहां पे टोटल डेज पूछा गया, पूरा काम कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? टोटल डेज तो बताओ कितना दिन लगा, ये बताना है। तो टोटल कितना दिन लगा भाई? 6 दिन लगा। क्योंकि देखो हमने उसको पकड़ के लाया, जो गया था उसको हटा दिया, तो अब ये जो जैसे ही इसको हटा देंगे तो बाकी बचा हुआ काम कौन करेगा? ये 6 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिजिबल बाई 41? देखो ध्यान से, 41 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं होता है, तो हमें भाग देना ही पड़ेगा। गो थ्रू ऑप्शन 1 by 1 चेक करेंगे। 41 का भाग करेंगे इसमें 9430 में, पहले चेक करेंगे कितनी बार में आएगा। 41 दूनी 82 यानी कितना हो गया? 2 1 3। कितनी बार में? 3 बार में ये कैंसिल, ये तो यहीं कैंसिल हो रहा है, तो आगे चेक करने की हमें क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, राइट। अगर अदर होता 9 होता तो सम ऑफ डिजिबिलिटी रूल सभी के पता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन प्राइम नंबर आ जाए तो प्राइम नंबर का कोई लॉजिक नहीं है, यानी हमें भाग देना ही पड़ेगा, राइट। द कॉस्ट ऑफ 8 पेन एंड 2 पेंसिल का कॉस्ट इतना दे रखा है। द कॉस्ट ऑफ 4 पेन एंड 7 पेंसिल का कॉस्ट दे रखा है इतना। देन कॉस्ट ऑफ 2 पेन एंड 8 पेंसिल का कॉस्ट चाहिए। देखो ध्यान से, मान लेता हूं एक पेन का कॉस्ट x है और पेंसिल कॉस्ट कितना है? पेंसिल का 1y। तो क्या है? 8 पेन यानी 8x प्लस 2 पेंसिल 2y। कॉस्ट दे रखा है कितना? 96। आगे दूसरा आ जाओ।
4 पेन यानी 4x, 7 पेंसिल यानी 7y, कॉस्ट कितना है 72, कोई दिक्कत नहीं है। दो इक्वेशन आया हमारे पास, एक इक्वेशन फर्स्ट, दूसरा इक्वेशन सेकेंड, दोनों इक्वेशन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं। अब इन दोनों से हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों की हेल्प से हमें निकालना पड़ेगा क्या क्या निकालना पड़ेगा, x और y। उसके बाद जो पोजीशन पूछा गया उसमें हम डील कर लेंगे। देखो ध्यान से कैसे डील करोगे, यहां पे 4x है, यहां पे 8x है, इसको डबल कर दें, हाँ जी डबल कर देते हैं। डबल करने के बाद इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो देखो 8x माइनस 8x कैंसिल होगा, 7 इंटू 2 14y, माइनस करूंगा 2y इक्वल टू 72 का डबल 144 और माइनस 96, यानी कितना हो गया 14 माइनस 2 यानी 12y हुआ, इक्वल टू 14 माइनस 6 8, ये बचा कितना 13, 9 4 13, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y आ गया हमारे पास 4। ये पता चल गया हमारे पास कि y है 4। अगर y 4 है, किसी एक में रख के डील कर सकते हो, y 4 है ना, इसमें रख लूं, देखो तो 4x इक्वल टू 72 माइनस 7y, 7 इंटू 4 यानी 28, 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 माइनस 8 4, 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 2 गया 4, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 11, x आ गया हमारे पास 11। देखो ध्यान से x हो गया हमारे पास 11। अब दोनों के बीच क्या हमें चाहिए, 2 पेन यानी 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है 11 प्लस 8 पेंसिल 8 इंटू वाई की वैल्यू 4 है, यानी कितना हो गया 22 प्लस 32 यानी 50 और 2 54 आपका आंसर आ जाएगा। टोटल कॉस्ट बताओ, क्या हमें कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपके स्क्रीन पे दिया गया है, पहले खुद से पॉज करके रोक सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को डील करते हैं। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द लार्जेस्ट सर्किल दैट इंस्क्राइब्ड इन ए रेक्टेंगल हुज डायमेंशन आर गिवन इतना एंड इतना। देखो कभी भी एक रेक्टेंगल में बड़ा से बड़ा हम क्या करें, बड़ा से बड़ा सर्कमफेरेंस का लार्जेस्ट सर्किल इन उसके अंदर रखेंगे तो याद रखना मैंने क्या बताया हूं, जो सर्किल होगा सर्किल का जो डायमीटर होगा वो इन दोनों डायमेंशन में जो छोटा होगा उसके बराबर होगा। डायमेंशन में 112 और 281 में कौन छोटा है 112, यानी 112 हो जाएगा। डायमीटर क्या ये हो गया, हमें सर्किल का सरकमफेरेंस चाहिए, डायमीटर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, वो कितना हो गया 112। ऐसे ही इसको यूज कर लेंगे हम। अब देखो रुको ध्यान से, अब देखो ध्यान से, हमें सरकमफेरेंस चाहिए सर्किल का, वो क्या होता है 2 पाई आर। तो देखो ध्यान से 2 पाई आर, तो 2r की वैल्यू यहां पे दे रखा है 112, हाँ जी। पाई की वैल्यू क्या करोगे 22/7। अब कैंसिल करना है, कैंसिल कर लो, 16 7 112 होता है 16, 16 का मल्टीप्लाई 16 दूनी 38, 16 दूनी 38, 38 और 3 अरे क्या कर रहा हूं, 16 दूनी 38, क्या मैं आज 19 दूनी 38 होता है, क्या बोल रहा हूं, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 35, 352 होगा ना। कभी कभी क्या माइंड में चल रहा है कुछ समझ नहीं आता कि ऐसी ऐसी चीजें मिस्टेक हो जाती है जिसका कोई मतलब है। 16 दूनी 32 होता है ना, 19 दूनी 38 होता है, राइट। मैं क्या लिख रहा था, 2 बार मिस्टेक होने से बच गए हम लोग। नेक्स्ट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मैंने क्या बताया हूं, प्रपोर्शन में हो, यहां पे एक स्टेटमेंट गड़बड़ है, यहां पे जो है ना c इक्वल टू, यहां पे एक और एक्स्ट्रा c है, ये तो है ही, यहां से लेके यहां तक, ये यहां पे c इक्वल टू एक और एक्स्ट्रा टर्म दिया गया है इतना, ये नोट डाउन कर लेना, टाइपिंग एरर है, हिंदी में भी टाइपिंग एरर है, ये तो है ही है, इसके साथ c इक्वल टू इतना दे रखा है, इसको अलग से कर लेना। देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन पे आते हैं। जब 4 नंबर प्रपोर्शन में हो तो बाहर का मल्टीप्लाई और अंदर का मल्टीप्लाई बराबर करते हैं, तो यानी AC इक्वल टू क्या हो गया BA²। C की वैल्यू 25A दे रखा है, तो ये तो A ऐसे ही रहने दो, C के जगह पे 25A लिख दिया। B कितना है 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 25 चौके 100 यानी 4, तो A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 16, तो A की वैल्यू अंदर रूट 16 यानी 4 आ गया, A आ गया 4। लेकिन हमें A थोड़े चाहिए, हमें चाहिए क्या
सी की वैल्यू चाहिए, और सी किसके बराबर है 25a, यानी 25 इंटू ए कितना हो गया 4, यानी कितना हो जाएगा 100। तो 100 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चेक कर लो 100 कौन सा है, 100 आ गया हमारे पास ये। नेक्स्ट नेक्स्ट में देखो ध्यान से, ए बी सी एलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, 55 डेज एंड 66 डेज। ए जो है 5 दिन में, बी जो है 55 डेज में, और सी जो है 66 डेज में, राइट, रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्ट द वर्क टुगेदर, ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज, ए जो है 4 दिन के बाद काम छोड़ के चला जाता है। हाउ मेनी डेज द होल वर्क कंप्लीटेड, कितने दिन में कंप्लीट होगा। देखो ध्यान से, तो पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम सबसे बड़ा नंबर पकड़ो 66, इसमें 11 इंटू 5, 5 नहीं है तो 5, अब ये 5 से ऑलरेडी कैंसिल होगा, ये हो गया। 5 से डिवाइड करोगे तो 66 हो गया, 55, 5 11, 6 बचा, 6 5 बचा। अब देखो ध्यान से क्या कहा गया है, टोटल वर्क ये हो गया हमारा एलसीएम, इसी को बोलते तो हैं टोटल वर्क। आगे बढ़ते हैं। ए जो है 4 दिन बाद चला जा रहा है, ए एक दिन में, ए एक दिन में इतना काम, तो 4 दिन में कितना काम करेगा, इतना मल्टीप्लाई कर लो, 6 चौके 24, 24 और 2 26, इतना काम ए ने डन कर दिया। टोटल काम कितना था, इसका मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, 6 5 30, इतना। उसमें से 264 काम डन हो चुका और वो चला गया काम करके। 10 में से 4 गया 6, ये बचा 12, 6 6 12, यानी 66 काम और बचा हुआ है। अब ये 66 काम कौन करेगा, जो बच गए, ये तो चला गया, इसको हटा दो। ये दोनों बी और सी, 66 काम, दोनों की मिला के इफिशियंसी 11, यानी 6 दिन यहां पे लगेंगे। हमें क्या कहा गया, टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, टोटल डेज बताना है। टोटल डेज बताओ, टोटल डेज कैसे निकालोगे। 4 दिन यहां पे काम हुआ है, स्टार्टिंग में 4 दिन के बाद छोड़ के जा रहा था, 4 दिन यहां पे, 6 दिन यहां पे, टोटल काम कितना, अरे ये क्या 10 आना चाहिए ना हमारा, बट ए लेफ्ट आफ्टर 4 डेज। हाउ मेनी वाज द होल वर्क कंप्लीट, यानी ए ने 4 दिन के बाद छोड़ दिया काम। अरे यहां पे मिस्टेक मेरे से ये हुआ है भाई, रुको 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 रुको, ए ने काम तो छोड़ दिया लेकिन स्टार्टिंग में सभी काम एक साथ कर रहे थे ना, यही मिस्टेक था। देखो ध्यान से क्या है, ए 4 दिन के बाद छोड़ दे रहा है काम, पहले 4 दिन तक तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया ना, तो देखो ऐड करो, 66 6 72, 72 और 5, 66 6 72, 72 और 5 77 हुआ ना, 77 काम। तीनों ने 4 दिन तक तो तीनों ने साथ काम किया ना, उसके बाद छोड़ा, तो एक दिन में 77 काम, तीनों ने 4 दिन में कितना काम डन हुआ, 728, 728 और 2 30, इतना काम डन हो गया 4 दिन में। ये टोटल काम कितना था, 30 और 3 33, 330, 330 में से 308 काम हो गया, बचा काम 22। अब ए छोड़ के चला गया, अब बचा हुआ ये 22 काम इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में करेंगे, 6 और 5, क्योंकि यही दोनों की इफिशियंसी 11, यानी 2 दिन यहां पे लगेगा। तो टोटल काम कितना दिन में डन होगा, टोटल काम डन कितने दिन में होगा, तो बताओ। 4 दिन वहां पे काम एक साथ किए, 4 दिन यहां पे, देखो ध्यान से, 4 दिन यहां पे और 2 दिन यहां पे, तो कितना दिन होगा, 4 + 2 यानी 6 दिन हो जाएगा, तो 6 दिन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। चेतन ट्रेवल सिटी ए टू सिटी बी, चेतन ड्राइव हिज स्पीड इतना, चेतन ड्राइव हिज स्पीड इतना ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, ही रीचेज सिटी बी 46 मिनट लेट, फाइंड द टाइम दैट चेतन वुड हैव टेकन ट्रेवल टू सिटी ए टू सिटी बी। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाए तो टाइम कितना लगेगा ये बताना। इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने करा चुका हूं यार। स्पीड 2/3 ऑफ द नॉर्मल स्पीड, यानी इनिशियल एंड फाइनल। बताओ इनिशियल में 3 था, बाद में कितना 2 की स्पीड से, बिकॉज ऑफ उसके सिटी ए से सिटी बी का डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो टाइम और स्पीड का रेशियो उल्टा, तो स्पीड का रेशियो 2:3 हो जाएगा, ये हमें पता चल गया। अब देखो ध्यान से, टाइम में कितना ज्यादा लगा, यूनिट में 1 यूनिट, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज्यादा लग रहा है 46 मिनट। हाँ जी, हमें क्या बताना है, इनिशियल नॉर्मल स्पीड, इनिशियल वाला से चलेगा तो इनिशियल टाइम बताना है, 2 यूनिट की वैल्यू 2 × 46 यानी कितना हो जाएगा
92 मिनट लगेगा। अगर वो ओरिजिनल स्पीड से चले तो कितना टाइम लगेगा? 92 मिनट। कौन सा है 92 मिनट? देख लो, आसान था। नेक्स्ट देखो, एक्चुअल में ना एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। एक दो स्टूडेंट्स में मेरे को डाउट था। एक स्टूडेंट्स बोल रहे थे मीडियन से रिलेटेड टेबल दिया गया था, एक स्टूडेंट्स बोल रहे थे नहीं सर मीडियन का सीरीज दे रखा था। तो मीडियन वाला सीरीज आप जानते ही हो, तो मैंने टेबल वाला ले रखा है। क्वेश्चन करा देता हूं आपको। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में दिया रहे, तो मीडियन का फॉर्मूला याद करो। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला? लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास अपॉन n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या होता है? एफ इंटू हाइट ऑफ द क्लास। ये आप मीडियन का फॉर्मूला जानते हो। और इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे तो मैंने बहुत सारे कराया हुआ हूं। कहां पे कराया हुआ हूं? ऑल 47 पेपर जो मैंने कराया हूं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार। तो चलो देखो ध्यान से, पहले हम क्या निकालते हैं? सी डॉट एफ यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकालते हैं? ये 23 है तो पहले लिख देते हैं 23। इसमें इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे यहां पे। तो 23 13 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 36। इसको इसमें ऐड करेंगे, लिखेंगे यहां पे 36 4 40 20 60 हो गया। इसको ऐड करेंगे, इसमें लिखेंगे, यानी कितना हो गया? 85 हो गया। इसको इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 110 प्लस 10 120। ये जो लास्ट होता है इसी को हम बोलते हैं n, ये कहलाता है n। तो हम n/2 निकालते हैं। n/2 करोगे तो 120/2 यानी 60 आ गया। n/2 हमारा मिल गया 60। तो चेक करते हैं n/2 को। किसमें चेक करेंगे? c डॉट एफ वाला निकालते हैं, इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें चेक करेंगे कि ये किसमें लाई कर रहा है। तो देखो ध्यान से, इससे तो बड़ा है, इसी में आ रहा है, इसी में आ रहा है। हाँ जी, इसमें आ रहा है। तो ये वाला जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, देखो ध्यान से, ये वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं मॉडल फ्रीक्वेंसी एफ। ये इस वाले जो इंटरवल से जस्ट पहले वाला, इसको हम बोलेंगे सी एफ। ये जो इंटरवल में ये जो आएगा, इन दोनों में लोअर लिमिट कौन सा है? ये वाला है। तो एल की वैल्यू 240 और हाइट ऑफ द क्लास क्या हो जाएगा? कितने का इंटरवल चल रहा है? 140 से 190 50 का, 190 से 240 50 का। तो हाइट ऑफ द इतना मिल गया। सब कुछ डाटा मिल गया, रख दो। लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट है 240। n/2 कितना आ चुका है? 60 माइनस सी एफ। सी एफ कितना है? 36। ये वाला, इसको भी हाईलाइट कर दूं क्या? चलो अब देखो ध्यान से, अपॉन फ्रीक्वेंसी 24 इंटू ये कितना है? 50। अब देखो ध्यान से, 240 प्लस 36 14 60 24 होगा ना? 36 14 36 60 में 36 माइनस होगा 24 हो जाएगा। 24 इंटू 50, ये कैंसिल, यानी 240 और प्लस 50 इंटू 1 50, यानी कितना हो जाएगा? 290 आ जाएगा मीडियन। तो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने क्वेश्चन सिखा चुका हूं, ये भी निकालना, तो आपका ये आ जाएगा। तो मैंने 30 के 30 ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने करा दिए। देखो ध्यान से, अगर आप चाहते हो ना आरआरबी एनटीपीसी, देखो मैं कई बार बोल रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो ग्रेजुएट लेवल था, जी मतलब ग्रेजुएट लेवल का जो पेपर हुआ है, वो पेपर कितना हुआ है? 47 पेपर हुआ है। 47 शिफ्ट हुआ था। सारे के सारे पेपर मैंने कंप्लीट करा चुका हूं। वो कैसे आप देख सकते हो? क्योंकि यही सिमिलर पैटर्न देखने को मिल रहा है अंडर ग्रेजुएट जो मैं अभी करा रहा हूं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनालिसिस। तो उसके लिए आप यूट्यूब चैनल पे जाओ। यूट्यूब चैनल कौन सा? एग्जाम क्रैक बाय सुधीर सर यूट्यूब चैनल विजिट कर लो। प्लेलिस्ट में चले जाओ, फोल्डर बना हुआ है। प्रत्येक पेपर 1 से पेपर 47 तक की मैंने वीडियो सॉल्यूशन कंप्लीट करा चुका हूं। अगर उसकी पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हो, पीडीएफ सॉल्यूशन चाहते हो एक सिंगल पीडीएफ में, तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। कहां पे? टेलीग्राम चैनल। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में दिया हूं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल का लिंक, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए, हमारा शिफ्ट 2 कंप्लीट होता है। अब शिफ्ट 3 जो आएगा पेपर, आपको पता है टाइमिंग कितनी है? 4:30 बजे, शाम से 6 बजे तक पेपर होगा, 1.5 घंटा। उसके बाद स्टूडेंट्स बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन जनरेट करके कराऊंगा। तो आज का मतलब क्या, आज के टाइम पे इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू, बाय बाय।